हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और लेट मी अगेन रिपीट, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत जो सर हैं उनकी लेटेस्ट 7th एडिशन है, उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर 1 to 14 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने अराउंड 36 लेक्चर्स कवर किए। 36 लेक्चर्स के अंदर हमारे 1 to 14 चैप्टर्स कवर हुए इन डिटेल्स, सारे लेटेस्ट एडिशंस के साथ। और अभी हमारा जो प्रेजेंट चैप्टर्स है जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 15, जिसका नाम है सेंटर स्टेट रिलेशंस। ऑलराइट, तो प्रेजेंटली जो हमारा चैप्टर्स गोइंग ऑन है वो चैप्टर्स का नाम है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन, और ये आपकी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 15 देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो देखिए इस चैप्टर्स के अंदर हमें क्या देखना है कि भाई सेंटर और स्टेट जो है इनके बीच में रिलेशंस किस किस टाइप्स के देखने को मिलते हैं, है ना। लेजिस्लेटिव डोमेन्स में अलग रिलेशंस है, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में अलग है, फाइनेंशियल रिलेशंस अलग है। तो हम बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हम जानते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि क्या है हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमें डिवीज़न देखने को मिलता है, डिवीज़न ऑफ पावर देखने को मिलता है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल। ये तीन पावर जो है ना डिविजन्स के फॉर्म में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, जो कि क्या होगी, बिटवीन होगी सेंटर एंड स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करता है, डिवाइड करता है पावर को बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये पावर डिवीज़न किस बेस पे होगी, ये लेजिस्लेटिव पावर होगी, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर होगी और कुछ क्या होगी, फाइनेंशियल पावर होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर डिवीज़न ऑफ जुडिशियल पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या बात करता है, हमें पता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करता है कि भाई स्पेसिफिक हर एक जुडिशरी है, या सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनको प्रॉपरली क्या है, इनके पावर डोमेन्स के अंदर इनकी जुडिशियल पावर को डिफाइन नहीं किया गया प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। बट हाँ, सेंटर स्टेट के बीच में क्या पावर्स होगी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल डोमेन में उस चीज़ को प्रॉपरली क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। इसके अलावा हम जानते हैं कि सेंटर एंड स्टेट हो गया आर द सुप्रीम हो गए इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। अब देखिए हमको जैसा कि पता है कि सेंटर की अपनी पावर है अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर, 7 शेड्यूल्स देखेंगे हम। इसके अलावा 7 शेड्यूल्स के अंदर स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है। इसके अलावा क्या है, रिस्पेक्टिव फील्ड में तो क्या देखने को मिलती है कि उनकी प्रॉपर पावर देखने को मिलती है। इसके अलावा मैक्सिमम हारमनी और साथ ही साथ में कोऑर्डिनेशंस देखने को मिले। इसीलिए क्या है, ये जो है सेंटर और स्टेट जो हैं इनकी पावर को और भी क्लियर कट डिफाइन किया गया है और प्रॉपरली इलाबोरेट करके कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन किया गया कि भाई सेंटर की पावर क्या होगी, स्टेट की पावर क्या होगी। अब ये जो पावर है किस डायमेंशंस के अंदर होगी, तो जनरली जो पावर का डिवीज़न देखने को मिलता है हमको सेंटर और स्टेट के बीच में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर प्रॉपरली इलाबोरेट किया गया है। तो ये 3 डोमेन्स की पावर देखने को मिलती है, सेंटर की और स्टेट की। फर्स्टली है लेजिस्लेटिव पावर, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव पावर, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको कई बार हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बोल देते हैं, और एक फाइनेंशियल पावर्स। तो स्टेट और सेंटर दोनों के जो रिलेशंस होंगे इन्हीं पावर पे ही बेस्ड होंगे कि भाई सेंटर स्टेट के साथ रिलेशंस कैसे होंगे। तो सेम चीज़ें हैं, इन 3 बेस पे होंगे। लेजिस्लेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेचर्स का मतलब क्या होता है हमें पता है, लॉ मेकिंग बिजनेस, जो कि सेंट्रल लेवल पे कौन करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, वो भी देखेंगे हम आगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये 3 पार्ट है पार्लियामेंट के सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जिनका काम होता है क्या, लॉ बनाना। और स्टेट लेवल पे क्या देखने को मिलता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी देखने को मिलती है, और थर्ड गवर्नर तो है ही। तो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो भी लेजिस्लेचर्स देखने को मिलते हैं, तो सेंटर के स्टेट के लेजिस्लेचर्स के साथ क्या रिलेशंस है वो हम देखेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंदर। सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, इसको एग्जीक्यूटिव रिलेशंस भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव लेवल पे किस टाइप से पावर डिस्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलता है, रिलेशंस देखने को मिलते हैं, क्या पावर सेंटर की है, क्या स्टेट की है, किस तरीके से सेंटर जो है वो स्टेट की पावर को कुछ ऐसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस बने तो उसके अंदर कैप्चर कर सकता है, उस पर लॉ बना सकता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद थर्ड जो है फाइनेंशियल रिलेशंस। फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंस का शेयरिंग किस तरीके से किया जाता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है अंडर आर्टिकल 280, किस तरीके से डिविजिबल ऑफ पूल ऑफ टैक्सेस देखने को मिलता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जिसको हम वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ द फंड भी कहते हैं। इसके अलावा किस तरीके से विद इन द स्टेट हो गया, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करके
विद इन द स्टेट जो है फंड का क्या होता है, डिवोल्यूशन देखने को मिलता है। ये दोनों चीज़ें फाइनेंस कमीशन ही करता है, डिसाइड करता है कितने परसेंटेज शेयर होगा। ये चीज़ें भी हम देखेंगे किसके अंदर, फाइनेंशियल रिलेशनशिप के अंदर। तो ब्रीफ यही चीज़ें हैं कि 3 मैनर्स के अंदर हमें सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को देखना है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। ये 3 मैनर्स में हमें क्या करना है, सेंटर स्टेट के रिलेशंस को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट डोमेन, और फर्स्ट डोमेन होने वाला है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। अब लेजिस्लेचर्स का अगेन मैं मतलब बता दूं, लेजिस्लेचर्स का काम होता है लॉ मेकिंग, इनका काम होता है लॉ बनाना। और लॉ बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर दोनों लेवल पे और इवन लोकल लेवल पे थर्ड टायर स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलता है 1992 के बाद, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या है, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ को लेके आया गया था, वो थर्ड टायर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। इनिशियली बात करें हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 2 टाइप की लेजिस्लेचर्स देखने को मिलती थी, एक थी यूनियन लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे, और एक थी स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जो है हम सभी जानते हैं वो क्या है, पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, ऑर्गन्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, और प्रेसिडेंट तो है। सेम स्टेट लेवल पे हमको 3 हाउसेज हमको क्या देखने को मिलता है, लेजिस्लेचर्स देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, स्टेट लेवल पे लॉ बनाते हैं। जैसे कि लोकसभा, जैसे कि हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली है, कई स्टेट के अंदर 6 स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है, और थर्ड क्या है, गवर्नर। ये तीनों देखने को मिलते हैं हमको स्टेट लेवल पे। क्लियर। तो ये होती है लेजिस्लेचर जिनका काम होता है लॉ बनाना। अब ये जो लेजिस्लेचर्स है यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ये किस तरीके से इनके बीच में रिलेशंस देखने को मिलते हैं, किस तरीके से ये लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के अंदर, वो चीज़ों की बात करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कहाँ हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस में किन आर्टिकल्स के अंदर लिखा गया लेजिस्लेचर रिलेशंस के बारे में। तो हमें देखने को मिलता है पार्ट 11 के अंदर आर्टिकल 245 से लेकर 255, जो कि क्या करते हैं, बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस हो गया बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। इसके अलावा बहुत से अलग अदर आर्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं जिनमें इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, बट मेनली हमें ये 245 से लेकर 255 तक जो आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं पार्ट 11 के अंदर, वो बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हम जानते हैं लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ऑल्सो डिवाइड करता है द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यस, वही हम देख रहे हैं यहाँ पर, विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द टेरिटोरियल्स एंड द सब्जेक्ट मैटर। टेरिटरीज, कितना टेरिटोरियल जुडिक्शन सेंटर का होगा, कितना टेरिटोरियल जुडिक्शंस किसका होगा, स्टेट का होगा। लेजिस्लेचर जो है ना, यानी कि लॉज किन किन सब्जेक्ट्स पे बना सकते हैं, वो भी चीज़ें क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर डिवाइड की गई है, प्रॉपर डिफाइन करके स्ट्रक्चर्स वे में चीज़ें लिखी गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर्स, हम जानते हैं एट द स्टेट लेवल पे भी और एट द सेंटर लेवल पे भी। क्लियर है। तो हमको देखने को मिलते हैं मेनली 4 ऐसे एस्पेक्ट्स जो कि सेंटर स्टेट लेजिस्लेचर्स रिलेशंस की बात करते हैं। मेनली हमें 4 एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, सेंटर स्टेट लेजिस्लेचर्स रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उनकी बात करते हैं। ये 4 डोमेन्स कौन कौन से, 4 एस्पेक्ट्स कौन कौन से। फर्स्ट देखने को मिलता है हमें, हम देखेंगे टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। भाई सेंटर का कितना टेरिटोरियल एक्सटेंट है, एरिया सेंटर जो है वो कितना कवर करता है, स्टेट जो है उनका एरिया और टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना देखने को मिलता है, वो फर्स्ट डोमेन है। सेकेंड हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, कि भाई सेंटर के कौन से सब्जेक्ट हैं, है ना, स्टेट के कौन से सब्जेक्ट है, कौन करें है, तो वो चीज़ें क्या होती है। और रेजिड्यू पावर है तो वो पावर किसको दी गई है, सेंटर को दी गई है कि स्टेट को दी गई है, ये चीज़ें देखेंगे सेकेंड एस्पेक्ट्स में हम। इसके अलावा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर इन द स्टेट फील्ड, क्या कोई ऐसी सिचुएशंस भी होती है जिसमें क्या है इस पार्लियामेंट जो वो क्या कर सके, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट लिस्ट के अंदर जो चीज़ें स्टेट की पावर है उस पर भी लॉ बना सके, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है। जी हाँ होती है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये भी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, जहाँ पे क्या होती है स्टेट की पावर जो है ना वो सेंटर के हाथ में आ जाती है, कि स्टेट के लेजिस्लेचर्स जो भी सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और पावर कौन ले लेता है, सेंटर लेता है। तो ऐसी चीज़ें भी कुछ देखने को मिलती है जिसे हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट। ये जो क्या देखने को मिलता है हमें, फर्स्ट देखने को मिलता है एस्पेक्ट्स बिटवीन द सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस के, वो देखते हैं हम टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। देखिए सबसे पहला नाम से ही पता पड़ता है सेंटर और स्टेट हैं, इनके टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात की गई है कि भाई इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ कंट्रोल।
बोल सकते हैं हम। तो एरिया ऑफ कंट्रोल, तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रॉपरली डिफाइन करता है द टेरिटोरियल लिमिट, स्टेट की लिमिट क्या होगी, सेंटर की लिमिट क्या होगी, इन द ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर हो गया बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सेंटर, तो सेंटर के अंदर क्या है, पार्लियामेंट है जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी, और हम इधर लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट क्या करती है, जो भी लॉ बनाएगी सेंट्रल लेवल पे वो क्या होगा, लगभग होल कंट्री के अंदर, होल कंट्री के अंदर क्या होगा, उसका लेजिस्लेटिव एक्सटेंट हमें देखने को मिलेगा। जबकि हम बात करें स्टेट, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो भी लॉ बनाया जाएगा वो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ विद इन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट। गुजरात है तो गुजरात, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेचर जितने जो लॉ बनाएगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट तक सीमित होगा, आउटसाइड द स्टेट दूसरे किसी स्टेट में नहीं जा सकता है। जबकि पार्लियामेंट ने जो भी लॉ इनेक्ट किए वो क्या है, एंटायर कंट्री पे क्या देखने को मिलते हैं, हमको एप्लीकेबल होते हैं। और हम इसको बोल सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आते हैं, सेंटर भी आ जाता है, यानी कि ओवरऑल स्टेट्स भी आ जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती है, और बाहर से कोई अगर एक्वायर टेरिटरी की जाती है फ्यूचर में तो वो भी आ जाती है। तो पार्लियामेंट का लॉ क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। टेरिटरी के अंदर हमने फर्स्ट जो पार्ट देखा था कॉन्स्टिट्यूशंस का, उसी में देख लिया था, टेरिटरी के अंदर स्टेट आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आती है और एक्वायर टेरिटरी भी आ जाती है। तो पार्लियामेंट थ्रू आउट द कंट्री, टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टेट सिर्फ स्टेट डोमेन्स तक ही सीमित होते हैं। इसके अलावा क्या है, कुछ आउटसाइड जो हैं स्टेट के लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे, एक्सेप्ट जब क्या होते हैं, कुछ ऐसे सफिशिएंट नेक्सस देखने को मिलते हैं बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट हो गया, तब ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है। वो कंसेशंस के साथ होती है दोनों स्टेट के, जो भी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होगा या फिर इन दोनों में कोई ऐसी कंसेशंस हो गई, बोले हाँ एमपी का लॉ है, गुजरात और एमपी गवर्नमेंट के बीच में कोई ऐसी कंसेशंस हुई, तो हो सकता है कि एमपी का लॉ गुजरात में एप्लीकेबल हो एंड वाइस वर्सा, बाकी जनरली नहीं होता है। तो स्टेट क्या करते हैं, सिर्फ स्टेट तक उनकी पावर सीमित होती है, लेजिस्लेटिव पावर के स्टेट की टेरिटरी बाउंड्री के अंदर ही उनकी पावर होगी। और पार्लियामेंट के लिए होल ऑफ द कंट्री है और टेरिटरी ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर स्टेट्स भी आ जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती है, और फ्यूचर में अगर कोई एक्वायर टेरिटरी हो तो वो भी आ जाती है। इसके अलावा कुछ और बात करें तो पार्लियामेंट अलोन कैन मेक द लॉ ऑन द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर। अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बनाना है, यानी कि इंडिया से बाहर, इंडिया की टेरिटरी से बाहर भी किसी चीज़ कोई लॉ को अगर एप्लीकेबल करना है, तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में देखने को मिलती है। रिमेंबर, स्टेट जो है उनके हाथ में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर, यानी कि इंडिया से बाहर, इंडिया की टेरिटरी के बाहर अगर कोई लॉ एप्लीकेबल करना है, खास करके इंडियन सिटीजन्स हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर, तो वो अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में देखने को मिलती है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि भाई इंडियन सिटीजन्स हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि विदेशों में भी है, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, तो उसके ऊपर अगर कोई उससे रिलेटेड लॉ बनाना है तो पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी डालता है ऑन द प्लेनरी टेरिटोरियल जुडिक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग एरियाज। अब पार्लियामेंट क्या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर्स बना सकता है फॉरेन कंट्रीज़ में, हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है उसके लिए, पर कुछ डोमेन हमें ऐसा देखने को मिलता है जो क्या है, जहाँ पे पार्लियामेंट के लॉज जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं विद इन इंडिया इटसेल्फ। जैसे कि हम बात करें, प्रेसिडेंट जो है ना वो बना सकता है रेगुलेशन, किसके लिए, पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए। प्रेसिडेंट क्या है, लेजिस्लेशन बना सकते हैं पीस, प्रोग्रेस एंड द गुड गवर्नमेंट्स के लिए। किन के लिए, यूटीज़ के लिए। जैसे कि हम बात करें यूटीज़ की बात करें, इंपॉर्टेंट यूटीज़ अंडमान एंड निकोबार की हम बात करें, है ना, लक्षद्वीप की बात करें हम। इसके अलावा हम बात करें दादर एंड नगर हवेली हो गए, दीव एंड दमन हो गया, लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया। इन सब के लिए क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है इनके ऊपर पावर देखने को मिलती है, इनके पास पावर देखने को मिलती है। वो क्या है, कुछ ऐसे रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस भी बना सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट लॉ जो हैं उनसे अबोव भी देखने को मिल सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। इसके अलावा अगर पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी का पता है हमें, वहाँ पे अपनी स्टेट लेजिस्लेचर्स देखने को मिलती है। पुडुचेरी दिल्ली के अंदर, और अभी जम्मू एंड कश्मीर में हो सकता है आने वाले टाइम में इलेक्शंस हो सकते हैं तब वहाँ भी देखने को मिले, पर प्रेजेंटली ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहीं पे क्या देखने को मिलती है हमको, स्टेट लेजिस्लेचर। तो पुडुचेरी के अंदर प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेट कर सकता है, लॉ बना सकता है, पर कब, जब ये पुडुचेरी जो है इनकी जो असेंबली है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सस्पेंड हो या डिसॉल्व हो, तब क्या है, प्रेसिडेंट इस पर भी लॉ बना सकता है। क्लियर है। इसके अलावा हम बात करें अगर गवर्नर, तो पहला एक्सेप्शन ये देखने को मिलता है जिसमें पार्लियामेंट का लॉ भी हो सकता है एप्लीकेबल ना हो, प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है यूटीज़ को लेके। और सेकेंड चीज़
अगर पुडुचेरी की बात करें तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है डिसॉल्व है तो। इसके अलावा गवर्नर की बात करें तो गवर्नर भी क्या कर सकते हैं कि भाई गवर्नर जो हैं वो भी क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं और पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए स्टेट के लिए उन चीज़ों से थोड़ा एक्स्ट्रा वे में चीज़ें कर सकते हैं। किन के लिए भाई, शेड्यूल एरियाज़ के लिए। अब शेड्यूल एरिया कहाँ होते हैं, जहाँ पे हमको एसटीज़ कम्युनिटी जनरली देखने को मिलती है, ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, उन टेरिटरीज़ के लिए गवर्नर भी क्या है, एम्पावर है टू डायरेक्ट दैट द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू दीज एरियाज़ विद द स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस के थ्रू भी किया जा सकता है। मतलब गवर्नर के हाथ में पावर है कि वो ये चीज़ें क्या है स्पेसिफाई कर सकता है, भाई पार्लियामेंट ने ये जो लॉ बनाया है ये शेड्यूल एरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर अगर एप्लीकेबल भी होगा तो कुछ इसके अंदर क्या किए जाएंगे, चेंजेस किए जाएंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है ये लॉ जो है शेड्यूल एरिया के लिए एप्लीकेबल हो। बट गवर्नर के हाथ में पावर है कि वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू जो भी लॉज बनाए गए हैं उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, और शेड्यूल एरिया के अंदर एप्लीकेशन करने के लिए भी मना भी कर सकता है। इसके अलावा गवर्नर ऑफ आसाम की बात करें तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है वो अप्लाई नहीं होगा ट्राइबल एरिया में, क्योंकि हमें पता है आसाम के अंदर क्या देखने को मिलती है, मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है, और ये भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ कैसी है, पीवीटीजीज़ हैं, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो कि क्या है बहुत ही ट्राइबल विद इन द ट्राइबल ग्रुप ये क्या है, इनका डिस्टिंक्ट कल्चर्स है, ये लोग मेन लैंड से क्या है, इनके कल्चर्स हैं, इनके रिचुअल्स हैं वो एकदम अलग देखने को मिलते हैं। इसीलिए क्या इन एरियाज़ के लिए भी अगर लॉ बनाती है कोई भी पार्लियामेंट तो गवर्नर जो आसाम जो है क्या कर सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं अप्लाई होने से इन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। और पता है इन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर हमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या होती है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती है एक्चुअली इन ट्राइबल एरियाज़ के लिए गवर्न करने के लिए। इसके अलावा इन द स्टेट हो गया और अप्लाई हो गया विद द स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, सेम चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी अभी ऊपर गवर्नर्स को लेके शेड्यूल एरिया के लिए, सेम चीज़ें आसाम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा बात करें हम तो प्रेसिडेंट हो गया किन के लिए भाई, आसाम के लिए बात करें तो गवर्नर जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, गवर्नर एप्लीकेशन करते हैं इन सब चीज़ों की, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किन स्टेट्स की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया जो हैं वो मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 3 स्टेट हैं जिनके अंदर क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इंजॉय करते हैं सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल एरिया ऑफ मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। जबकि आसाम की बात होगी तो याद रखना गवर्नर जो है ना इंजॉय करते हैं क्या पावर कि भाई पार्लियामेंट का एक्ट होगा एप्लीकेबल नहीं होगा, बस सेम जो है ना अगर मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम की बात की जाती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ये पावर आ जाती है। तो ये कुछ हमको एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, कुछ सिचुएशंस देखने को मिलते हैं, एरियाज़ देखने को मिलते हैं ट्राइबल एरिया खास करके, जहाँ पे एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता, उसको भी मना किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्या था, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ अ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशंस, जिसके हमने अंदर देखा कि भाई सेंटर जो है थ्रू आउट द कंट्री लॉ बना सकता है, स्टेट उसके रिस्पेक्टिव डोमेन में ही बना सकता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लॉ बना है किसने, पार्लियामेंट ने, वो चीज़ें ना स्टेट में एप्लीकेबल नहीं भी हो सकती है, उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज़ के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर जो है वो शेड्यूल एरिया के लिए है। अब शेड्यूल एरिया में भी गवर्नर जो है आसाम के लिए स्पेसिफिक है, गवर्नर्स के पास पावर है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास किन स्टेट्स को लेके, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम को लेके क्या है पावर देखने को मिलती है। तो फर्स्ट देखने को मिलता है हमें एस्पेक्ट्स जो कि है लेजिस्लेटिव रिलेशंस का, वो है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, सेंटर कहाँ तक बना सकता है लॉ और स्टेट किस एरिया तक, टेरिटरीज तक बना सकता है लॉ। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट की बात करते हो। सेम चीज़ें हैं, हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ओवरऑल 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। ओरिजिनली क्या थे, 8 थे, फिर कंटिन्यूअस टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करके प्रेजेंटली हमें 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसका जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव पावर का। उसके अंदर जनरली 3 लिस्ट देखने को मिलती है हमको, एक है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई यूनियन लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट के हाथ में क्या देखने को मिलती है, पावर देखने को मिलती है, यानी कि पार्लियामेंट यानी कि सेंटर, यूनियन के हाथ में पावर देखने को मिलती है। इसके ऊपर जितने भी लॉज हैं, जितने भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए उस पर लॉ बनाने की। इनिशियली अगर हम बात करें तो 97 सब्जेक्ट मेंशन किए गए थे यूनियन लिस्ट के अंदर, प्रेजेंटली हमको 98 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं।
यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट जो कि सेंटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एंटायर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें डिफेंस हो गया, फिर बैंकिंग हो गया, इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स हो गए, करेंसी हो गई, है ना, एटॉमिक एनर्जी हो गई, इसके अलावा कॉमर्स हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया। ये सारी कुछ क्या है सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो एंटायर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें किसके डोमेन में देखने को मिलती है, यूनियन के डोमेन में देखने को मिलती है, जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इनिशियली 97 थे, बढ़ा के अभी 98 सब्जेक्ट हो चुके हैं। टाइम टू टाइम इसको घटाया और बढ़ाया गया है। पर करेंटली हमें याद रखना है 98 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि ओरिजिनली 97 थे। सेकेंड लिस्ट देखने को मिलती है हमको स्टेट लिस्ट, जो कि क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशंस करती है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का। किसके लिए, स्टेट के लिए। तो भाई ये जो हैं सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वही क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। अंडरलाइन करना है इस चीज़ को, इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस या नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए उस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं वही क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ओरिजिनली हम बात करें तो इसके अंदर 66 सब्जेक्ट थे, अभी रिसेंटली हमें देखने को मिलते हैं 59 सब्जेक्ट, यानी कि स्टेट लिस्ट में से सब्जेक्ट क्या किए गए, कम किए गए, अराउंड 7 सब्जेक्ट कम किए गए और प्रेजेंटली हमें 59 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होंगे कहीं ना कहीं वो क्या होंगे, स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि हम बात करें पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, ये सब क्या है जनरली ये स्टेट लेवल पे ये सब्जेक्ट ज़्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए इन सब सब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, स्टेट लिस्ट के अंदर। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट मानी जाती है जिसके अंदर बोथ स्टेट एंड पार्लियामेंट दोनों, यानी कि स्टेट एंड यूनियन दोनों क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। करंट अगर हम बात करें ओरिजिनली तो इसके अंदर 47 जैसे सब्जेक्ट देखने को मिलते थे। करंटली अगर हम देखें इसके अंदर तो 52 जैसे सब्जेक्ट हैं जो कि कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, जहाँ पर स्टेट एंड सेंटर क्या कर सकते हैं, दोनों ही बना सकते हैं क्या, लॉ। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कुछ क्रिमिनल लॉज हैं एंड द प्रोसीजर्स हैं, सिविल प्रोसीजर है, मैरिज है, डाइवर्स है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, फैमिली प्लानिंग है। तो ये सब चीज़ें क्या देखने को मिलती है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट देखने को मिलती है। और यहाँ पे दोनों सेंटर एंड स्टेट बोथ क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं, यानी कि लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1976 के अंदर। उसने क्या किया था, कुछ 5 जैसे सब्जेक्ट थे जिनको क्या कहाँ ट्रांसफ़र किया गया था, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था। ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि हम बात करें एजुकेशन की, फॉरेस्ट की, वेट एंड मेजर्स की, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड द बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये क्या हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे 5 सब्जेक्ट जो कि इन 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या किए गए थे। ये सारे सब्जेक्ट पहले स्टेट लिस्ट का पास हुआ करते, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स इस पर लॉ बना सकता था, बट इनको फिर कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो प्रेजेंटली ये सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वेट एंड मेजर्स है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द बर्ड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ये कहीं ना कहीं अभी कहाँ देखने को मिलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। इसके अलावा पार्लियामेंट की पावर की बात करें तो हम पार्लियामेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर हो गया, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन अ स्टेट इवन दो दैट मैटर इज one which is enumerated in the state list. This provision has referred to the union territory or the acquired territory if any. मतलब पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के डोमेन के अंदर भी जाके स्टेट लिस्ट में भी क्या बना सकती है, पावर बना सकती है। और ऐसे कुछ लॉज भी बनाए और बहुत सारे ऐसे लॉज भी बनाए गए हैं पास में, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, जबकि हम बात करेंगे नेक्स्ट रिलेशंस की। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिलता है 2016, जो कि हम सभी को पता है जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई, जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम। तो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 के अंदर क्या चीज़ें गई थी, कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए थे विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, क्योंकि हमें पता है पहले इससे क्या होता था, कुछ टैक्स ऐसे थे हुआ करते थे जो कि क्या स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ ऐसे हुआ करते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। जैसे कि बात करें स्टेट गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी, स्टैम्प ड्यूटीज़ लगाया करती थी, पेट्रोल के ऊपर
स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह लगाया करती थी, एंटरटेनमेंट ड्यूटीज़ लगाया करती, सेल टैक्स लगाया करती थी, ये सारी जीएसटी के अंदर ब्रेकअप हो गए। यानी कि भाई स्टेट की कुछ पावर ली गई है, सेंटर के भी बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ थी जो क्या है लगाई जाती थी इसके ऊपर, जो क्या है जीएसटी के अंदर इंक्लूड की गई थी। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ने क्या की, अपनी पावर को कॉम्प्रोमाइज़ किया और एक लॉ बनाया क्या, जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, दैट इज़ जीएसटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज हो गया विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, वेयर द सप्लाई ऑफ अ गुड्स और द सर्विसेज हो गया, और बोथ टेक प्लेसेस इन द कोर्स ऑफ अ इंटरस्टेट। अभी भी क्या है, जीएसटी को लेके लॉ जो है टैक्स को लेके स्टेट गवर्नमेंट को कुछ इनकन्वीनियंस जैसी फील होती है तो वो इसको लेके चीज़ें बना सकती है। पर जब बात आएगी एंटायर कंट्री की, डिफरेंट स्टेट की, इंटर स्टेट की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की, तब पार्लियामेंट के हाथ में अथॉरिटी है कि इस पर लॉ बनाए। और इसके लिए एक बॉडी भी है जीएसटी काउंसिल करके, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती है। आर्टिकल 279A के अराउंड देखने को मिलती है जीएसटी काउंसिल, जो क्या करती है, सेंटर और स्टेट्स को दोनों को लेके साथ में चलती है। उसमें बहुत सारे मेंबर स्टेट के भी होते हैं और कुछ मेंबर्स सेंटर के भी होते हैं, और दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब टैक्स स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करेंगे। क्लियर? इसके अलावा देखिए और भी क्या चीज़ें देखने को मिलती है इसके अंदर हमें, कि द पावर टू मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू द रेजिड्यू सब्जेक्ट। अगेन एक तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे बचते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, ये सब क्या है, न्यू फील्ड है, न्यू सब्जेक्ट है। तो इनके लिए जो लिस्ट आती है वो आती है रेजिड्यू। इनके लिए ये जो सारी चीज़ें ये क्या है, रेजिड्यू पावर के अंदर आती है, यानी कि बची हुई पावर। और इस पर लॉ बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास देखने को मिलती है, स्टेट के पास ऐसी कोई पावर देखने को नहीं मिलती है। तो जितने भी सब्जेक्ट इन तीन के अलावा कुछ बच जाते हैं, न्यू सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं टेक्नोलॉजीज़ के कारण, सोसाइटी डेवलप होने के कारण, तो वो चीज़ें पार्लियामेंट के हाथ में होती है, स्टेट के हाथ में होती नहीं है। क्लियर है? इसके अलावा हम बात करते हैं तो अब वो जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो चीज़ें देखी उससे ये चीज़ें क्लियर होती है कि भाई यहाँ पे क्या है, स्टेट के अपने सब्जेक्ट है, सेंटर के अपने सब्जेक्ट है, और कुछ कॉन्करेंट सब्जेक्ट है और कुछ रेजिड्यू पावर भी है। जनरली क्या होता है, सेंटर के सब्जेक्ट हो गए यानी कि यूनियन लिस्ट का पार्ट हो गया, रेजिड्यू पावर हो गई। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो चीज़ हो गई, जहाँ वहाँ पे मैक्सिमम हम देखेंगे ना तो भाई सेंटर का डोमेन ही मजबूत देखने को मिलता है हमको, सेंटर का डोमिनेंस देखने को मिलता है, स्टेट का डोमिनेंस इतना देखने को मिलता नहीं है। और ये चीज़ें इसीलिए रखी गई है कि यूनियन लिस्ट किस लिए रखी गई है, तो भाई यूनिफॉर्मिटी के लिए, कि पूरे देश के अंदर कोई भी चीज़ें हों इक्वली एप्लीकेबल हो, उसके लिए रखी गई है लिस्ट, और यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टेट लिस्ट इसीलिए रखी गई है जनरली कि स्टेट के अंदर जो डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है वो चीज़ें मेंटेन की जाए। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, इसीलिए एसेंशियल है क्योंकि द मैटर ऑन विच द यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ लेजिस्लेचर रिक्वायर बिटवीन बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, वहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी इसकी रिक्वायर होती है। इसके अलावा हम यूएसए की बात करें, कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल की बात करें, तो यूएसए एक ओनली ऐसी कंट्री है जहाँ पे देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की पावर इन्यूमरेट की गई है और रेजिड्यू पावर स्टेट्स को दे दी गई, जबकि हमारे में रेजिड्यू पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। और सेम चीज़ें हमें देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसने भी कहीं ना कहीं अमेरिका की पैटर्न फॉलो की है, जहाँ पे सिर्फ फेडरल पावर यानी कि सेंटर की पावर डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, रेजिड्यू पावर स्टेट को दी गई। ऑन द अदर हैंड हम कनाडा की बात करें, कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर क्या है, सेम फेडरल पावर अलग यानी कि सेंटर की पावर अलग, प्रोविंसेस पावर अलग यानी कि स्टेट की पावर अलग, और रेजिड्यू पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। और हमने यही कैनेडियन मॉडल को क्या किया है, फॉलो किया है, जहाँ पे रेजिड्यू पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखने को मिलता है हमको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट ही है ये। इसके अंदर से हमने क्या चीज़ें ली हैं, ये 3-fold इन्यूमरेशन जो है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3-fold जो इन्यूमरेशंस देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। बट सिर्फ एक चेंजेस कुछ किया गया है इसमें कि भाई इस एक्ट के अंदर जो रेजिड्यू पावर थी, ये जो रेजिड्यू पावर, 3rd-4th पावर जो रेजिड्यू पावर देखने को मिलती है वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। पर हमारे में जो गवर्नर जनरल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो हमारे में जो रेजिड्यू पावर है वो किसको दे दी गई है, पार्लियामेंट को दी थी। बस यही चेंजेस है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डिट्टो ये चीज़ें देखने को मिलती थी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो हम बात कर रहे थे लिस्ट के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, सेम चीज़ें इस तरीके से यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट,
कॉन्करेंट लिस्ट, ये चीज़ें डिफाइन की गई थी। इसके अंदर प्रॉपर इस तरीके से ब्रेकअप था जो हमने फॉलो किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी लिया है। इसके अलावा जो रेजिड्यू पावर थी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो गवर्नर जनरल के पास थी, बट हमने रेजिड्यू पावर किसको दी है? यूनियन को दी है, दैट इज़ पार्लियामेंट को दी है। तो यही चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं कि भाई देखो जनरली क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया के अंदर कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, अगर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो याद रखना सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है। कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर अगर सेंटर और स्टेट बोथ लॉ बनाते हैं, बट अगर पहले कौन सेंटर बना देता है तो उसका लॉ प्रिवेल होगा। स्टेट ने पहले बना दिया तो भी क्या होगा? सेंटर का लॉ प्रिवेल होगा, एक्सेप्ट अगर स्टेट का जो ये बिल है वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर एसेंट दे दिए, यानी उस पर सिग्नेचर कर दिए, तब ये स्टेट का लॉ जो होगा वो क्या होगा? प्रिवेल करेगा। नहीं तो कॉन्करेंट लिस्ट में ज़्यादातर मैक्सिमम पावर हमको सेंटर की ही देखने को मिलती है। अगेन ये एसेंट वाली चीज़ें इसको भी क्या कर सकती है? पार्लियामेंट न्यू एक्ट ला के इसको मॉडिफाई कर सकती है। तो इन शॉर्ट हमें देखने को मिलता है कि भाई सेंटर के पास मैक्सिमम पावर देखने को मिलती है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? जो हमें देखने को मिलती है 7 शेड्यूल्स के अंदर, जिसमें सेंटर मोर द पावरफुल देखने को मिलता है इन शॉर्ट। और हमने देखा कि स्टेट की पावर भी कहीं ना कहीं क्या है? कम की गई है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, हम आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे क्योंकि टाइम कंस्टेंट है। क्लियर? तो क्या चीज़ें देखी हमने आज? तो आज के लेक्चर में हमने बात की सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या हैं, किस तरीके से 3 डोमेन्स के अंदर हमको सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ना है। उसके बाद देखा हमने फर्स्ट रिलेशन दैट इज़ लेजिस्लेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। 4 एक्सटेंट में हमें इसमें बात करनी थी, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड एक्सटेंट हमने देखा है। फर्स्ट आता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, हमने देखा सेंटर कितने टेरिटोरियल एक्सटेंट तक बना सकता है, लॉ स्टेट कितने टेरिटोरियल एक्सटेंट तक बना सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट भी देखे हमने कि भाई यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिड्यू सब्जेक्ट, जो कि किसके हाथ में थे? पार्लियामेंट के हाथ में। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये चीज़ें समझ में आई होगी, और चीज़ें अंडरस्टैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगी हो, समझ में आई हो चीज़ें, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम क्या कर सकें, इसी पॉलिटी की बुक को कॉम्प्रीहेंसिवली कवर कर सकें, एंटायर बुक को। ऑलराइट, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम क्या सकें, हमारी रीच मैक्सिमम हो सके और मुझे भी कॉन्फिडेंस आए यार कि भाई यहाँ पढ़ाने में चीज़ें एस्पिरेंट जो है उनको पसंद आ रही है, चीज़ें लाइक की जा रही है, शेयर की जा रही है, सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं, ताकि क्या है हमारी रीच भी बढ़ रही है, मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकें। ऑलराइट, तो चलिए तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।